सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। तो जैसा कि आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा, आज कौन कौन सा क्लास कितने कितने टाइम होने वाला है, तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि अपन जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। अभी फिलहाल जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले वो होगी आजीविका के ऊपर, क्योंकि एडीओ का एग्जाम होने वाला है, आप सब जान रहे होंगे। ठीक है, तो आजीविका का जो क्लास है वो कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ। आजीविका का क्लास फिलहाल आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आजीविका क्या होता है, कैसे होता है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस आ रखे हैं मेरे उस पर, तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल जल्दी से आप लाइव आए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। और जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करे, सब्सक्राइब जरूर से करे, वीडियो को लास्ट तक देखें, समझ आए तो लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर हमारा आज का क्लास। जैसे कि मैंने बताया आजीविका की क्लास आज हमारी चलनी है। आजीविका, तो सबसे पहली चीज, आजीविका किसको कहते हैं समझ आता है? आजीविका किसको कहा जाता है? आजीविका मतलब होता है कि हमारे जीवन यापन करने के लिए हम जो भी व्यापार करते हैं जिससे कि हमको पैसा मिलता है, वही हमारा आजीविका कहलाता है। इतना तो सबको पता है ना आजीविका किसको कहते हैं। तो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत होती है हमको, जिससे कि हमको पैसा मिल सके, और वही जो माध्यम है वही हमारा आजीविका कहलाता है। पहले तो ये चीज अपने को समझ आ गया। अब जब मैं आजीविका पढ़ा ही रही हूं तो पहले क्लियरली थोड़ा सा टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि आजीविका के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या 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 है, कितने टॉपिक्स में ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, यह सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो समझना, जो आजीविका है उसको 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग में बांटा गया है, मतलब इसके 7 चैप्टर्स हैं जो अपने को पढ़ना है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। किसकी भूमिका? आजीविका की भूमिका। मतलब भारतीय कृषि में और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें आजीविका की क्या भूमिका है, पहले इस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो आ रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तीसरा है हमारा ग्राम उद्योग। ग्राम उद्योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है जिससे कि हमारा आजीविका चल सकता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। फिर है आपका स्व सहायता समूह गठन के प्रक्रिया एवं प्रकार। स्व सहायता समूह क्या होता है, कैसे गठन होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर है आपका सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। आजीविका की श्रेणी में बैंक व्यवस्था कैसा रोल प्ले करता है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। उसके बाद है बाजार की परिभाषा, बाजार के प्रकार, बाजार के तरीके, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, रूपरेखा, ये हमारा 6वां चैप्टर हो जाएगा। और 7वें नंबर पर हम देखेंगे पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आजीविका के अंतर्गत ये 7 चैप्टर्स हैं जो अपने को पढ़ना है। यहां तक तो हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो एडीओ का एग्जाम होने वाला है ना, एडीओ का एग्जाम 2012 में हुआ था और एक 2017 में हुआ था आपका। ठीक है, कब कब हुआ था? 2012 में हुआ था, 2017 में। तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं इसमें 2012 से कौन कौन से और कितने कितने प्रश्न आए थे और 2017 में कहां कहां से प्रश्न बने थे, वो भी एक बार मैं आपको बता देती हूं। उससे होगा ये कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस आजीविका के अंतर्गत कौन से वाले चैप्टर को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और कौन से वाले चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा। नंबर के हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आज एनालिसिस किया है, उसके बाद फिर मैं यहां पर आपको बता रही हूं। तो देखिए आजीविका का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम मैं क्या बताई? भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। ये जो चैप्टर है यहां से 2012 में 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और 2017 में 3 नंबर का प्रश्न यहां से बना था। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2012 में 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और 2017 में भी 3 नंबर के प्रश्न यहां से बने थे। तीसरा वाला जो चैप्टर हमारा ग्राम उद्योग, यहां से 2 नंबर के प्रश्न बने थे 2012 में और 2017 में 3 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे गए थे। चौथा नंबर का जो प्रश्न है स्व सहायता समूह का गठन। ठीक है, यहां पर सही से कैसे नहीं दिख रहे भाई? अभी क्लियर है क्या? अच्छा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, पहले ये नंबरिंग मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर चीजें थोड़ी सी बोल्ड हो जाएंगी, तब आपको चीजें आसानी से दिखने लगेगा। ठीक है,
पांचवा जो है सहकारिता बैंक, यहां से आपके 3 नंबर के प्रश्न बने थे और 2017 में तो यहां से 5 नंबर का प्रश्न बना था। वहीं बाजार वाले टॉपिक से आपके 3 नंबर के प्रश्न बने थे 2012 में और 2017 में भी 3 नंबर का प्रश्न बना था। और सातवां जो पॉइंट है पशुधन और उत्पादन प्रबंध, यहां से आपके 4 नंबर के प्रश्न बने थे दोनों में ही, 2012 में भी और 2017 में भी। ठीक है, इसके अलावा ये सातों टॉपिक के अलावा कुछ और अन्य टॉपिक पर भी हमारी चर्चा होगी। वहां से भी 2012 में 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और 2017 में आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। कहने का मतलब है टोटल 30 नंबर के जो प्रश्न, क्योंकि 30 नंबर का ही आता है। और कैसे ये बांटा गया ये आपको समझ आ गया। तो 2012 में कौन से वाले चैप्टर से ज्यादा प्रश्न बन रहा है, तो जो चौथा टॉपिक है हमारा, आप देख पा रहे हो 2012 में भी 5 नंबर का प्रश्न यहां से बना था और 2017 में भी 5 नंबर का प्रश्न बना था। कहने का मतलब ये जो चौथा टॉपिक है स्व सहायता समूह गठन की प्रक्रिया एवं प्रकार, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हम आजीविका की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें हम सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे। स्व सहायता समूह कैसे कैसे बनता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कैसे इसको गठित किया जाता है, इस पर कहने का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े नंबर वाले प्रश्न है, बड़े बड़े नंबर वाले जो चैप्टर्स हैं, उसको पहले अपन खत्म करते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो सके। फिर जो छोटे छोटे नंबर वाले हैं, 1-2 नंबर वाले, उसको अपन निपटा देंगे। चीजें यहां तक क्लियर है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि स्व सहायता समूह के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2012 में भी यहां से 5 नंबर का प्रश्न बना था और 2017 में भी 5 नंबर का प्रश्न बना था। चीजें यहां तक क्या क्लियर है आपकी? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। आजीविका का सबसे पहला टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट कर रही हूं वो है आपका स्व सहायता समूह। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? स्व सहायता समूह के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं लाइट देख रही थी, लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट चेक कर रही थी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अभी जब क्लास स्टार्ट होगी तो सारी चीजें क्लियरली आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 मिनट वेट करेंगे। खुल जा सिम सिम। चलिए, ये स्टार्ट हो गया है हमारा। और जैसे कि मैंने आज का हमारा पहला चैप्टर बताया था स्व सहायता समूह के बारे में, तो हमारा पहला चैप्टर अपन यहीं से क्लास स्टार्ट करें, है ना। स्व सहायता समूह क्या होता है और स्व सहायता समूह के उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आजीविका आपको समझ आया, आजीविका क्या होता है? आजीविका का मतलब सीधा सीधा होता है अपने जीवन यापन करने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। वो पैसा को आप जिस भी माध्यम से कमाते हैं, तो वही जो माध्यम है वो आपका आजीविका कहलाता है। ये तो हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी स्व सहायता समूह के बारे में। तो पहले आप ये समझिए, जो हमारा पहला टॉपिक है स्व सहायता समूह, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहले एक रफ डायग्राम आपके माइंड में बन जाना चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा किसके किसके बारे में करने वाले हैं। तो देखेंगे स्व सहायता समूह के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्व सहायता समूह है क्या चीज, मतलब किसको स्व सहायता समूह कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्व सहायता समूह के उद्देश्य क्या है, मतलब स्व सहायता समूह आखिर बनाया क्यों जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्व सहायता समूह के प्रकार के बारे में, स्व सहायता समूह कितने प्रकार का होता है। चौथे नंबर पर हम चर्चा करेंगे स्व सहायता समूह के शर्तों के बारे में, नियम के बारे में। स्व सहायता समूह की संरचना पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसकी संरचना कैसे की जाती है, ऋण का प्रबंधन कैसे होता है, क्योंकि कोई भी स्व सहायता समूह चलाया जा रहा है तो उसके लिए ऋण की व्यवस्था पड़ेगी, कर्ज की व्यवस्था पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसा लोगे तभी तो कोई बिजनेस चालू करोगे, इसके बारे में चर्चा होगी। समूह के पदाधिकारी और उनके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बैंक लिंकेज के बारे में चर्चा करेंगे। 9वें नंबर पर हम इसके स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, इसमें कौन कौन से सदस्य को रखा जाता है, पदाधिकारी की योग्यता क्या होती है, बैठक किस प्रकार से होता है, इन सब पर चर्चा होगी। 11वें नंबर पर समूह को प्राप्त निधियों पर हम बात करेंगे और 12वें नंबर पर हम समूह का श्रेणीकरण पर बात करेंगे। मतलब स्व सहायता समूह के अंतर्गत इन 12 टॉपिक्स पर हमको चर्चा करना है। चीजें क्या यहां तक क्लियर है आपके माइंड में? क्योंकि एक एक चैप्टर को खत्म करेंगे लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी,
ताकि जो प्रश्न यहां से बनता है वो तो आप बना ही लो, इससे मिलता जुलता भी प्रश्न है तो उस कॉन्सेप्ट को समझ करके आप उसका आंसर ताकि ले पाए। चीजें क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का कि स्व सहायता समूह आखिर है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत आराम से आपको चीजों को समझना है। स्व सहायता समूह कहते किसको हैं? तो स्व सहायता समूह नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, स्वयं का सहायता करना। स्व सहायता का मतलब होता है स्वयं का सहायता करना, यही स्व सहायता कहलाता है। अब स्वयं की सहायता करने वाले आपके जैसे 10-15 लोग तो होंगे ना, तो ये सबको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है समूह। मतलब अपनी सहायता करने वाला जो समूह है इसे ही आपका स्व सहायता समूह कहा जाता है। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं समझाती हूं। स्वयं की सहायता करने वाले समूह, इस समूह में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं। यह समूह 2 प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको एक चीज मैं समझाती हूं। जैसे कि मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब गांव के लोग ग्रामीण रहते हैं, उनके पास टैलेंट तो कूट कूट के भरा होता है, लेकिन पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होती है, इस वजह से वो चाहते हुए भी कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। उनके माइंड में बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। लेडीज भी ना, कि मैं सिलाई दुकान चला सकती हूँ, मैं मेहंदी पार्लर खोल सकती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ, या मैं पापड़ बिजौरी बरी ये सब गृह उद्योग चला सकती हूँ। वहीं जेंट्स की भी बात कर लो, जेंट्स के अंदर भी दुनिया भर का चीज चलते रहता है। मैं मुर्गी का व्यापार कर सकता हूँ, उसका अंडा बेच सकता हूँ, मुर्गी बेच सकता हूँ, दूध बेच सकता हूँ, ऐसा है ना, कि दूध से बनने वाले आइटम्स बेच सकता हूं। माइंड में हमारे पास थॉट्स बहुत से होते हैं, आइडियाज बहुत से होते हैं, लेकिन उस सब चीज के लिए पैसा चाहिए। जैसे मान लो आप लोगों ने सोचा कि मुझे एक फर्नीचर का बिजनेस करना है। अब फर्नीचर का बिजनेस करना है तो उसके लिए लकड़ी की तो जरूरत होगी ना। अब फर्नीचर बनाने के लिए एक जगह भी आपको चाहिए होगा। जैसे कि आप लोगों ने मान लो सोचा कि मुझे क्या करना है, एक फर्नीचर का क्या करना है, बिजनेस करना है। अब आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहे हो। फर्नीचर का बिजनेस करने के लिए, जैसे आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले फर्नीचर का बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको लकड़ी चाहिए होगा। लकड़ी रहेगा आपके पास तभी आप ये बिजनेस को कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको कोई जगह चाहिए जहां पर आप ये सब काम को कर सको, मरम्मत कर सको। रोड में लेकर के लकड़ी को काटना पीटना चालू करोगे क्या? कोई जगह तो चाहिए होगा ना पर्टिकुलर, जहां से आप ये लकड़ी के आइटम्स को बना सको। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ये लकड़ी और जगह, इन दोनों को खरीदने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। कहां से मिलेगा ये पैसा? तो ये 3 चीजें आपकी सबसे पहली नीड्स हो गई। ये तीनों चीज आपको चाहिए, एकदम मिनिमम चीज की मैं बता रही हूं जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं तो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मान लो आपके पास 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए है। अब आप चाहते हैं ये काम को करना, पर आप कैसे करेंगे? 100 रुपए में तो ये सब चीज नहीं हो सकता ना। और कोई गांव में इतना रईस भी नहीं होता है जो आपको पैसा उधारी पे दे दे। तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो समझना इस चीज को। ऐसे कंडीशन में हम अपने ही जैसे क्या देख सकते हैं, 10 लोगों को ढूंढेंगे। अपने ही समान हम 10 लोगों को ढूंढेंगे जो कि हमारे ही लेवल का हो, वो भी कुछ करना चाह रहा हो, बेरोजगार हो, और उसके पास भी 100 रुपया हो। 100 रुपया वो लगा सकता है, उसे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता। तो हमारे पास तो 100 रुपए है ही है, लेकिन हम अपने ही जैसे 10 लोगों को मान लो और ढूंढ लिए, तो हम टोटल मिलाकर 10 लोग हो गए। दूसरा वाला बंदा भी 100 रुपया दे दिया, तीसरा भी दे दिया, मतलब टोटल 10 लोगों को मिलाकर आपके पास 1000 रुपया अब आपके पास जमा हो गया, ठीक है। अभी तक आपके पास 100 रुपया था, लेकिन अब आपके पास 1000 रुपए जमा हो गया। अब इस 1000 रुपए को लगाकर आपको क्या करना है? फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना है। 1000 को लगाकर मान लो आपने 200 रुपए का लकड़ी ले लिया, ठीक है। वहां पर रूम रेंट ले रहे हैं आप, गांव में तो सस्ता में मिल जाता है। मान लो 300 रुपए में आपने रूम रेंट ले लिया, ठीक है। और पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसा का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा ना, बिजली की व्यवस्था है। मान लो 100 रुपए बिजली का हो गया। कुल मिलाकर आपके पास 600 रुपए खर्चे हो गए। 1000 रुपए था आपके पास और 600 रुपए आपका ये सब चीज में खर्चा हो गया। आपके पास अभी भी 400 रुपए बचा हुआ है ना। कितना रुपए बचा हुआ है? 400 रुपए बचा हुआ है। अब देखो 400 रुपए आपके पास बचा हुआ है और आपने यहाँ पर 600 रुपए लगाया। 600 रुपए लगाने के बाद आपने बनाया फर्नीचर। अब उस फर्नीचर को आप बेचेंगे। मान लो आपके पास पैसा का कमाई हुआ, जितना 600 रुपए लगाए और मान लो आपने 1000 रुपए में बेच दिया, 400 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 400 रुपए पहले से बचा था, इन दोनों को मिलाकर आपके पास 800 रुपए हो गया। अब इस 800 रुपए को आपको 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 100 रुपए इक्वल आप सभी को मिल जाएगा। 50 रुपए अपने पास रखोगे, 50 रुपए को अपनी जमा राशि में आप जमा करेंगे। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है बच्चे कि स्व सहायता समूह क्या होता है। इस स्व सहायता समूह में आपको अपने आप की सहायता करनी होती है। पैसा नहीं है, इसलिए आपको अपने
अपने जैसे लोगों को ढूंढना होता है। सब आपस में थोड़ा 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 पैसा लगा करके छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू करते हैं। जब वो बिजनेस रन पकड़ता है, जब वो बिजनेस चलने लगता है, तो जब आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है, तब फिर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप अपने समूह के नाम पर बैंक से कर्जा भी ले सकते हो कि हमको थोड़े पैसे की जरूरत है ताकि हम अपने समूह को और बेटर चला सकें। यह होता है आपका स्व सहायता समूह। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। समझ आ गया क्या चीजें? चलिए, तो स्व सहायता समूह अपने को क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बारी बारी से, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखोगे बिल्कुल आपको हर चीज समझ आएगा। तो स्व सहायता समूह अपने को समझ आ गया क्या होता है। यह समूह दो प्रकार का होता है बच्चे। कितने प्रकार का होता है? जो समूह है यह आपका दो प्रकार का होता है। एक सदस्य की संख्या जिसमें 10 से 20 होती है। ये समूह अपने लिए नियम स्वयं बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है? दो प्रकार का स्व सहायता समूह होता है। एक जो समूह रहता है उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो जिस समूह में सदस्यों की संख्या 10 होती है वो अपने समूह के लिए नियम धर्म खुद ही बनाता है। ठीक। दूसरा प्रकार का जो समूह होता है इसमें सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होती है। देखो, दो टाइप का स्व सहायता समूह होता है। एक जिसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है, ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होती है। ठीक है, जब 20 से अधिक इनकी संख्या होती है तब आप क्या कर सकते हैं? इनके लिए नियम धर्म कौन बनाता है? जिसमें संख्या 10 से ज्यादा है उसके लिए तो नियम धर्म वो खुद सदस्य बना लेते हैं, लेकिन जिनकी संख्या 20 से ज्यादा है वो क्या करते हैं? तो इस समूह के लिए नियम छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत बनाया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा, इसीलिए आपको चीजों को बहुत आराम से समझते हुए चलना है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्व सहायता समूह की बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, स्व सहायता समूह आपका दो प्रकार का होता है। एक जो स्व सहायता समूह है इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 10 या 10 से 20 होती है। ठीक है, जिन स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है वह जो समूह है उसके लिए जो भी नियम धर्म चाहिए वो वहां के सदस्य खुद बनाते हैं। पहली चीज अपनी ये क्लियर हो गई। दूसरा टाइप का जो स्व सहायता समूह होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है, तो उसके लिए जो नियम है वो कौन बनाता है? तो उसके लिए जो नियम है वो आपका छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम के तहत बनाया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये बनाएगी इसके लिए नियम धर्म, जो कुछ भी बनाना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो अगर आप ऐसे समूह से बिलोंग कर रहे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण है यहां जाना पड़ेगा और वहां जाकर के पहले अपने नाम का पंजीयन करवाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप बेरोजगार हो, अभी की ही बात कर ले, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो ऐसे तो उसको उठ करके नहीं आ जाएगा कि तुम बेरोजगार हो तुमको बेरोजगारी भत्ता चाहिए। पहले तुमको वहां जाना पड़ेगा, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, पंजीयन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सेम सिचुएशन यहां पर होता है। अगर आप ऐसे स्व सहायता समूह से हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के यहां जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां जाकर के अपने नाम का पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा कि मैं ऐसे समूह में जाकर के शामिल हो रहा हूं। चीजें क्लियर है? उस समूह के लिए नियम कौन बनाएगा? तो उस समूह के लिए भी जो नियम है ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ही करवाएगा, क्योंकि आप यहां जाकर के पंजीकरण करवा रहे हैं। पंजीकरण करवा रहे हैं का क्या मतलब होता है? मतलब आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो जो चीज बोलेगा वो तो आपको मानना पड़ेगा ना। एकदम आसान सा चीज है। आगे बात करते हैं। अब देखो, इस समूह में शामिल लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत करते हैं और समूह के फंड में जमा करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उसी फंड से कर्ज ले सकते हैं। फंड से कर्ज लेने की जो शर्तें हैं और ब्याज है वो समूह निर्धारित करता है। अब इस समूह में आखिर आपको क्यों जुड़ना है? इसका रीजन ये है बच्चे कि मान लीजिए आप किसी भी स्व सहायता समूह में जुड़े हैं, वहां आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं और मान लो उसमें आपको बेनिफिट हुआ और एक एक सदस्य को, मान लो किसी समूह में 10 सदस्य हैं, आप लोग कोई सा भी बिजनेस चालू किए हैं और आपको फायदा हुआ जिसमें से इन 10 में से एक एक सदस्य को 100-100 रुपए मिला है। 100-100 रुपए का फायदा हुआ, मतलब 1000 का फायदा हुआ, 10 को 100-100 रुपए मिला है। तो अब एक एक व्यक्ति क्या करेगा? एक एक व्यक्ति इसमें से 50 रुपए को अपने पास रखेगा और 50 रुपए को इस समूह का एक फंड रहेगा, उस फंड में ले जाकर के आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है? समझ आ रहा है? मान लीजिए समूह में काम करते टाइम आपको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ, एग्जाम्पल दे रही हूं, तो उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन कुछ पैसा एक निश्चित राशि के रूप में उसी समूह का एक फंड होगा जिसमें जाकर के आपको जमा करना पड़ेगा। तो सभी लोग करेंगे ना, आप ही नहीं करोगे। जितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे के सारे सदस्य अपनी आमदनी का एक
कुछ पैसा, ठीक है, जाकर के उस फंड में ले जाकर के जमा करेंगे। अब इस फंड में आखिर ये पैसा को हम जमा क्यों कर रहे हैं, फंड में इस पैसा को जमा कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है बच्चे कि इस समूह के जितने भी सदस्य हैं, मान लो किसी भी सदस्य को कभी भी इमरजेंसी में पैसा की जरूरत पड़ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी फंड से ले जाकर के उसी फंड में जाकर के पैसा को अपना निकाल सकते हैं। मतलब अपने समूह से ही आप कर्जा ले सकते हो, तत्काल प्रभाव से आपको मिल जाएगा। हाँ, जब आप वापस करोगे उस पैसा को जो आपने कर्जा लिया था, उसको जिस टाइम पर आप वापस कर रहे होंगे उस टाइम पर थोड़ा बहुत कर्जा मतलब ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब वो ब्याज कितनी रहेगी यह भी ये समूह के सदस्य ही मिलकर के डिसाइड करेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पर मान लो इमरजेंसी समय पड़ता था और आपको पैसे की जरूरत है, कर्जा की जरूरत है। अब आप जानते हैं बैंक में जाएंगे, फॉर्मेलिटी बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, तो आपको क्या करना होता था, हमको इमरजेंसी में जरूरत है, तब हम सीधा दौड़ते थे साहूकार के पास। साहूकार क्या करता था, आपको पैसा दे देता था और उस पैसा के बदले में वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता था। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर में ब्याज। पहले जमाने में यही होता था ना। अब आप मूलधन तो छोड़ो, ब्याज पटाते पटाते ही आपकी जिंदगी गुजर जा रही है, ऐसा होता था। तो यहां पर यही व्यवस्था किया गया है कि स्व सहायता समूह में जितना भी पैसा आप कमाएंगे उस पैसा का एक निश्चित राशि आपको उसी समूह के फंड में ले जाकर के जमा करना है, ताकि जब भी किसी भी सदस्य को इमरजेंसी में पैसा की जरूरत पड़े आप इधर उधर ना जाए, अपने उस समूह से ही पैसा उधारी ले सकते हैं। ठीक है, वापस करने के टाइम पे थोड़ा बहुत ब्याज के रूप में आपको एक्स्ट्रा पैसा बस देना पड़ता था, ताकि वो समूह की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। चीजें क्लियर है। अब स्व सहायता समूह क्या काम करती है आपको समझ आ गया। इसमें आप अपनी सहायता करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके एक छोटा सा बिजनेस ओपन करते हैं और उस बिजनेस को जितनी बेनिफिट होती रहेगी उतना आपको बेनिफिट होता रहेगा। आगे अपने को समझ में। अब देखो आगे बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो स्व सहायता समूह है इसमें जो सदस्य बनेंगे वो कैसे सदस्य होंगे। तो याद रखेंगे स्व सहायता समूह में जो सदस्य बनेंगे बच्चे, वो जो सदस्य रहेंगे वो बीपीएल परिवार के ही होने चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के ही होने चाहिए। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा, गरीबी रेखा के नीचे के लोग ही इस समूह में शामिल होंगे। अब गरीबी रेखा के ऊपर वाले क्या करेंगे, शामिल होकर के, उनके पास तो वैसे भी पैसा है। स्व सहायता समूह में वही लोग आते हैं जिनको कुछ बिजनेस करना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है पर्याप्त मात्रा में। अब जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनके पास खुद के पास पैसा है, तो क्या करेंगे सब जुड़ करके। आया समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बीपीएल परिवार का नीचे का सदस्य ही होना चाहिए। चीजें यहां तक क्लियर है। अब नोट करके एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये जो स्व सहायता समूह का प्रावधान है ये लाया किसने था, बन जाता है एग्जाम में। तो आप याद रखेंगे कि ये जो स्व सहायता समूह का प्रावधान लाया गया ना कि बिल्कुल ये स्व सहायता समूह होनी चाहिए, यह जो प्रावधान है वो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना द्वारा लाया गया था। अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार मार्क लगा लेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि स्व सहायता समूह लाने का जो श्रेय है, ये प्रावधान लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो यह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को जाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमारी। दूसरी बात करते हैं, यह जो समूह है पहले तो यह योजना ला दिया गया कि लोगों का भलाई हो सके, पर ये जो योजना है कब ये परिपक्व हुआ, लोगों को इसमें से फायदा मिलना कब से चालू हुआ, तो जब आजीविका मिशन अस्तित्व में आया, जब आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अस्तित्व में आया, इसी टाइम पर जब लोगों को आर्थिक आवश्यकताएं जरूरतें हैं वो पूरी होने लगी, तो इसी टाइम पर यह जो योजना है वो परिपक्व होने लगा। दो प्रश्न मैंने यहां पर आपको बताया है, दोनों प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। स्व सहायता समूह का प्रावधान कौन लाया था, तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत। और यह जो समूह है यह परिपक्व कब होने लगा, यह योजना परिपक्व कब होने लगा, तो जब आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अस्तित्व में आया तब होने लगा। पहला पॉइंट क्लियर। स्व सहायता समूह क्या है अपने को समझ आ गया, कैसे वर्क करता है यह भी हमने समझ लिया, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे स्व सहायता समूह के उद्देश्य के बारे में कि आखिर यह स्व सहायता समूह बनाया क्यों जाता है। ठीक है, बहुत आराम से चीजों को आपको समझना है बच्चे, नोट्स बनाते चलिए, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, तो स्व सहायता समूह का उद्देश्य क्या है, तो बहुत आराम से आपको चीजों को समझना है। देखो, गरीबों की छोटी छोटी परंतु बार बार ऋण राशि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बिना जमानत ऋण देने हेतु, यहां पर कुछ शब्द यूज हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को उसका मतलब नहीं पता होगा, पर मैं समझा देती हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो बोल क्या रहा है, गरीबों की छोटी परंतु बार बार ऋण राशि की आवश्यकता को, छोटी छोटी मतलब गरीब है ना आप लोग यार, गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे, और आपको छोटी छोटी आवश्यकताएं होती रहती हैं। कभी किसी का बच्चा का तबियत खराब हो गया, तब आपके पास 500 रुपए नहीं है, 1000 रुपए नहीं है, आपको जरूरत है, इमरजेंसी में चाहिए, कहाँ साहूकार के पास जाते रहेंगे, देगा कि नहीं देगा, नहीं मतलब है। कभी कभी आपिच का तबियत खराब हो गया, या घर में कभी कभी दूध खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है जब आपको इमरजेंसी में पैसा का जरूरत
पड़ गया, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, उसी टाइम पर गरीबों की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ही यह जो स्व सहायता समूह है वो बनाया जाता है। अब इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यह है कि बिना जमानत का आपको वहां से ऋण मिल जाएगा। कहां से, स्व सहायता समूह से। वही स्व सहायता समूह जहां के फंड में आपने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है ना, वो इसीलिए डाला है ताकि इमरजेंसी में कर्जा आपको मिल सके। ठीक है, तो यहां से आपको जब जरूरत होगी तब आप क्या कर सकते हैं, कर्जा उधारी में ले सकते हैं, और उसके लिए बिना जमानत का। बिना जमानत का क्या मतलब होता है, पहले साहूकार के पास आप जाते थे तो आपको कुछ ना कुछ चीज गिरवी रूप में रखना पड़ता था, चाहे अपना घर रखो, चाहे अपना खेत रखो, चाहे अपने बीबी के गहने रखो, तब जाकर के आपको पैसा दिया जाता था, ऐसी व्यवस्था होती थी। तो यही जो गिरवी रखते थे ना आप, उसी को जमानत कहा जाता था। तो इस समूह से मान लीजिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जमानत नहीं देना पड़ेगा। आया क्या समझ में, आप नॉर्मली जाएंगे वहां से कर्जा ले सकते हैं, 2-4 पैसा ब्याज आपको पड़ेगा जो आपको देना पड़ेगा, कितना ब्याज रहेगा वो समूह के सदस्य मिलकर के डिसाइड करते हैं। चीजें क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो एक उद्देश्य तो ये हो गया, बिना जमानत का जब जरूरत पड़े तब आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है बच्चे कि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर महिला को कुछ ना कुछ रोजगार करना ही चाहिए। मैं अपने पर्सनल वे से आपको सजेस्ट करूंगी, चाहे आप गांव से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप शहर से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप बहुत रईस खानदान से ही क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आपके पास अपने हाथ में पैसा जरूर होना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत जरूर होनी चाहिए, चाहे 500 रुपए का नौकरी करो, चाहे 1000 का नौकरी करो, आपके हाथ में कम से कम पैसा होना ही चाहिए, जरूरी है ये चीज। ठीक है, महिला के लिए, महिला को सशक्त बनने के लिए पैसे की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा काम कीजिए, पर आप वो काम जरूर से कीजिए। अब इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए, आप ये भी सोच सकते हो, और दूसरा महंगाई का जमाना है, अगर आप थोड़ा बहुत कमा लेंगे तो आपके परिवार को ही हेल्प मिलेगी, आप ऐसा सोच करके भी सोच सकते हैं। चाहे आप जैसा भी सोचो, पर आज के डेट में महिलाओं के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ काम जरूर से करना चाहिए। ठीक है, तो ये महिला सशक्तिकरण हो गया। तीसरा है गरीबी उन्मूलन। फिर से वही बात है ना, आप गरीब हैं, गांव में रहते हैं, आपके पास पैसा कौड़ी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो, घर कैसे चले, आजीविका कैसे चले, तो उसी गरीबी को दूर करने के लिए, ताकि आप छोटा मोटा अपना दुकान खोल सके, गुपचुप का दुकान खोल दो, पान ठेला खोल दो, कुछ भी खोल दो। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसी के लिए ही आपका स्व सहायता समूह बनाया जाता है। उद्देश्य क्लियर है, 3 उद्देश्य पर मैंने चर्चा किया। एक तो आपको बिना जमानत का कर्जा मिल जाएगा यहां से, दूसरा हमने बात किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है, तीसरा मैंने बात किया गरीबी उन्मूलन के लिए ये जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा है गरीबों को बैंकिंग सेवा अर्थात जमा एवं ऋण प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध करवाना। पहले टाइम पर क्या होता था ना, पहले टाइम पर गांव के जो ग्रामीण लोग रहते थे उनके पास कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं होता था। अब मान लो सरकार समय समय पर कोई योजना चला रही है जिसमें से उस गरीब के पास 500 रुपए जाना है, जमा होना है, लेकिन उसके पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तब वो पैसा कैसे जाएगा, तो वो पैसा जाएगा वहां के सरपंच के माध्यम से। मतलब सरकार पहले भेजेगी तो राज्य में जाएगा, राज्य से फिर वो जिला में जाएगा, जिले से फिर वो गांव के सरपंच के पास जाएगा, फिर वो सरपंच ला करके तुमको उस पैसा को देगा। तो जो 500 रुपए भेजा जा रहा था ना, आप तक पहुंचते पहुंचते वो 50 रुपया बन जाएगा। तो यह व्यवस्था देखी जा रही थी। तो इस वजह से इस स्व सहायता समूह के अंतर्गत गरीबों को बैंकिंग सेवा अर्थात जमा एवं ऋण प्राप्ति की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि एनी हाउ आपको यहां पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। चीजें क्लियर है, आगे बात करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का संचालन करना। स्व सहायता समूह के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका संचालन भी किया जाना है। जैसे कि मान लो दाल भात केंद्र है, मध्याह्न भोजन है, तो ये सारा जो ठेका है ना वो स्व सहायता समूह के औरतों को ही दे दिया जाता है, क्योंकि स्व सहायता समूह के औरतों को नौकरी चाहिए, सरकार को अपना काम निकलवाना है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था उसी के अंतर्गत चला दी जाती है। तो समझ आया स्व सहायता समूह का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं गरीबों का उन्मूलन ही करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण ही प्रदान करना है आपको। चीजें क्लियर, आगे बात करते हैं आकस्मिक खर्चों की पूर्ति। मैंने यहां पर बताया था कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके छोटे मोटे इमरजेंसी जो खर्चे आ जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए आप उस समूह से जाकर सीधा पैसा ले सकते हैं। अभी आकस्मिक खर्चे किस प्रकार से होते हैं, तो जैसे मान लो इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ गया, उसका इलाज करवाना है, या फिर कपड़े एवं बच्चों की फीस लेनी है, स्कूल में आपको बेटा पढ़ता है, पैसा नहीं है, इमरजेंसी में फीस की जरूरत है, तब आप उस समूह से जाकर के कर्जा ले सकते हो। घर की मरम्मत करवानी है, पुराने ऋण को चुकाना है, साहूकार बहुत परेशान कर रहा है, खाद्यान्न की वस्तु लानी है, इमरजेंसी है। समूह बनाने से आय में वृद्धि हो गई। अब देखो यहां पर मैं आपको समझा रही हूं कि स्व सहायता समूह बनने से आखिर फायदा क्या हुआ। तो पहला फायदा तो ये हुआ कि जब ये स्व सहायता समूह बना है तो आपके आय में वृद्धि हुई है कि नहीं। पहले आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता था, अब समूह के माध्यम से आपको कम से कम 100 रुपया मिल रहा है। व्यय में कमी हुई है। व्यय में कमी क्यों हुई है, क्योंकि जितना भी पैसा आपके पास आएगा उस पैसा का आधा तो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है,
तीसरा क्या काम हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही रहा है ना आपको। और इसके अलावा चौथा है जोखिम में कमी हुआ। तो इस प्रकार से स्व सहायता समूह के अस्तित्व में आने से बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में परिवर्तित हुई है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, तीसरा प्रकार हमने उसमें से देखा था, जो तीसरा टाइप था स्व सहायता समूह का, उसमें हमको ये टॉपिक देखना था कि समूह कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे बच्चे, ये जो स्व सहायता समूह है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके लिंग के आधार पर बांटा गया है और एक आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटा गया है। लिंग के आधार पर जो स्व सहायता समूह है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे? तो एक होता है पुरुषों का, ठीक है, जिसको हम पुरुष समूह कहते हैं, इसमें सिर्फ पुरुष पुरुष का ही समूह बनेगा। दूसरा होता है महिला का समूह, इसमें सिर्फ महिला महिला सदस्य ही रहेंगे। और जो तीसरा होता है वो होता है मिश्रित समूह, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकते हैं। समझ आया? तो स्व सहायता समूह कितने प्रकार का होता है बच्चे? 3 प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक पुरुषों का समूह होता है, एक महिला का समूह होता है और एक दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर नोट करके आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान से समझना। ये जो महिलाओं का भी एक स्व सहायता समूह होना चाहिए, यह जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बांग्लादेश से लिया गया है। देखो प्रश्न में बन जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा प्रश्न में, और जैसे पूछ सकता है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो स्व सहायता समूह में महिलाओं का भी एक स्व सहायता समूह होना चाहिए, जिसमें सिर्फ महिलाओं का समूह हो। यह जो कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं के समूह में कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन कौन सा नियम होना चाहिए, यह जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ये बांग्लादेश से आया है। कहां से आया है? बांग्लादेश से आया है। और बांग्लादेश से किसने दिया है? तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने दिया है। किसने दिया है? मोहम्मद यूनुस ने दिया है। किसने दिया है? बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस ने दिया है। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने दिया, इसीलिए इनको सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब आप यहां पर सोचेंगे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कौन से क्षेत्र में दिया होगा? तो बिल्कुल समाज सेवा के क्षेत्र में दिया होगा। बिल्कुल नहीं, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में मोहम्मद यूसुफ को, क्या नाम है? यूनुस, सॉरी, मोहम्मद यूनुस को क्या दिया गया था? शांति के क्षेत्र में 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब शांति के क्षेत्र में क्यों दिया गया, तो समझना इस चीज को। इन्होंने आइडिया दिया कि महिलाओं के लिए भी एक स्व सहायता समूह होना चाहिए, जिसमें महिलाओं के पास भी पैसा आता रहेगा। अब महिला के पास में जब पैसा आता रहेगा तो उसका जुबान कैसे रहेगा? बंद रहेगा। अब जब उसका जुबान बंद रहेगा तो घर में कहाँ का कलह होगा? ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उसके हाथ में पैसा रखा हुआ है। लड़ाई झगड़ा पैसे के नाम पर होता है, मुझे लिपस्टिक लेना है 5 रुपया दो। अब 5 रुपया देने में तुम 1 महीना लगा रहे हो तो लड़ाई तो होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो वही बात है। तो अब महिला के हाथ में खुद के पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने समाज में पूरा शांति फैला के रखा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से क्या किया गया, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला था। तो ये हो गया। दूसरा याद रखेंगे, आर्थिक आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा गया। पहले मैंने लिंग के आधार पर बताया, एक पुरुषों का समूह होता है, एक महिलाओं का समूह होता है, एक मिश्रित समूह होता है। दूसरी बात करेंगे, आर्थिक आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा गया। एक तो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो जीवन यापन कर रहे हैं उनका समूह होता है, और दूसरा गरीबी रेखा के ऊपर जो जीवन यापन कर रहे हैं उनका एक समूह होता है। चीजें यहां तक हमारी क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्व सहायता समूह के नियम एवं शर्तें। आखिर स्व सहायता समूह के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, तो समझना चीजों को। सबसे पहला नियम यह है स्व सहायता समूह का कि कम से कम 6 माह तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। मान लीजिए आपने समूह बनाया और आपका जो समूह है ना वो 6 महीने तक सही तरीके से चलना चाहिए। सही तरीके से चलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? शुरू में ही आपका जब समूह बनेगा तो जो नियम धर्म है वो आपको बता दिए जाएंगे, तो वो नियम सही तरीके से फॉलो होना चाहिए कम से कम 6 महीना तक। तो यही बताया गया कि स्व सहायता समूह का पहला नियम तो यही है कि कम से कम 6 महीने तक आपका जो समूह है वो सही तरीके से चलना चाहिए। दूसरा, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य हो सकते हैं। पूछा गया ये एग्जाम में प्रश्न, स्टार मार्क लगा लेंगे। मान लीजिए स्व सहायता समूह में किसी फैमिली का कोई मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक परिवार से सिर्फ 21 सदस्य जो है किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। जैसे मान लो एक परिवार में सास है बहू है, अब सास बहू दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों ही सदस्य बन सकते हैं, नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि स्व सहायता समूह के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पैसा लगाना भी होता है आपको। अब मान लो आप एकदम गरीबीच परिवार से हो तो या तो बहू पैसा लगा लेगी या तो सास लगा लेगी। आ रहा है समझ में? इसी वजह से यहाँ पर नियम बनाया गया कि एक समूह में एक परिवार का 21 सदस्य जो है भाग ले सकता है। स्व सहायता समूह मान लो बना है तो एक परिवार से सिर्फ 21 सदस्य उसमें का क्या बनेगा? सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके माइंड में दूसरा प्रश्न बन रहा होगा कि एक परिवार का एक सदस्य जो कि ऑलरेडी किसी समूह का सदस्य है, क्या वो दूसरे समूह का भी सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता है भाई। ठीक है, याद रखेंगे एक परिवार का जो एक सदस्य है वो 21 ठो समूह का सदस्य बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका गांव है, ठीक है,
क्या है, ये आपका गांव है और आपके गांव में टोटल 5 स्व सहायता समूह बने हुए हैं। कितने, चलो 3 मान लेते हैं, 3 स्व सहायता समूह बने हुए हैं। अब आपके परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। तो जो एक सदस्य है ना, वो एक ही ठो समूह का सदस्य बन सकता है। ये चारों उस समूह में अब नहीं जाएंगे। परिवार का एक ही जो व्यक्ति था ना, वही जाकर के इसमें शामिल हो सकता है और कोई नहीं जा सकता है। और न ही ये जो है जाकर ये दूसरा समूह में शामिल हो सकता है। एक ही समूह में एक ही सदस्य शामिल होगा। अब ये दूसरा जाकर के दूसरा में शामिल हो सकता है और ये तीसरा जाकर के तीसरा में शामिल हो सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य भाग ले सकता है और जो सदस्य ऑलरेडी किसी समूह का सदस्य है वो किसी दूसरे समूह का सदस्य नहीं बन सकता है। डाउट क्लियर यहां पर से? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर सदस्यता शुल्क 10 रुपए न्यूनतम रखा गया। अब ये समूह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना न्यूनतम राशि रख रहा है। मान लीजिए समूह में कोई सदस्य है जो शामिल होना चाहता है तो ये फीस उनके ऊपर डिपेंड करती है। कम से कम 10 रुपए रहता है, ज्यादा ज्यादा आप कितना भी रख सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार कि आपके सदस्य की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। समूह के सदस्य एक ही गांव के निवासी होना चाहिए। अब ये भी बहुत अच्छा सवाल था कि जो भी समूह में आप सदस्य को शामिल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके समूह में आपने 10 सदस्य को शामिल किया, तो 10 के 10 जो सदस्य है ना, वो एक ही परिवार के होने चाहिए। आपके परिवार, सॉरी एक ही परिवार नहीं, एक ही गांव का होना चाहिए। ये नहीं कि एक जाने कोरबा का है तो एक जाने उत्तर प्रदेश का ला दिए आप, ऐसा नहीं। आने जाने में ही समय हो जाएगा। इनको जरूरी है कि आसपास में ही रहे, क्योंकि समय समय पर हर सप्ताह इसकी बैठक होती है और उस बैठक में सभी को शामिल होना जरूरी होता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि समूह के जो सदस्य हैं वो एक ही गांव के निवासी होने चाहिए। नेक्स्ट है, सदस्य की जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 65 वर्ष होनी चाहिए। समझ आया क्या? मतलब मान लीजिए आप किसी भी स्व सहायता समूह में शामिल होना चाहते हैं तो जो सदस्यों का एज है वो कम से कम 18 हो सकता है और ज्यादा ज्यादा 65 साल का हो सकता है। अब कौन सा समूह कितने वर्ष के लोगों को अपने समूह में शामिल करना चाहता है वो समूह डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 3 ठो समूह बना है। अब कोई समूह चाहता है कि हमारे समूह में सिर्फ यंग लोग को ही हम रखेंगे, 25 से 30 तक वाले को ही हम रखेंगे, तो 25 से 30 वालों को रखेगा। कोई समूह है जो सिर्फ बुजुर्गों का समूह है, हम सिर्फ 30 प्लस वाले को रखेंगे, 40 प्लस वाले को रखेंगे। मतलब समझ आया कि कम से कम अगर किसी भी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा 65। अब वो समूह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने एज के लोगों को अपने समूह में रखना चाह रहा है। आया क्या समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। 5वां है आपका ये जो स्व सहायता समूह ग्रुप है, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में SHG कहा जाता है। ठीक है, स्व सहायता जो समूह है इसमें ग्रुप के सदस्य द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा करनी होगी। पहले ही बता चुकी हूं मैं, इस समूह में जितना भी आपको इनकम होगा उस इनकम का कुछ पैसा आपको उस फंड में ले जाकर के मासिक रूप से जमा करना पड़ेगा। जमा करोगे तभी तो वह समूह चलेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, आगे है आपका जमा राशि से ऋण भी दिया गया हो। अब मान लो आपने स्व सहायता समूह बना दिया है, आप पैसा भी जमा कर रहे हैं, पर उस पैसा को जमा करके आपने बस रख दिया है। रखने के लिए पैसा जमा नहीं करवाया जाता है। यह जो पैसा जमा करवाया जाता है वो इसलिए करवाया जाता है ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़े आप उस फंड से पैसा निकालो और उसको कर्जा दो। इससे उस फंड का क्या फायदा, आपके मन में अभी ये चल रहा होगा। इससे फायदा यह है बच्चे कि आपने उस फंड से निकाल करके मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 रुपए की राशि दे दी कर्ज के रूप में। अब जब वो व्यक्ति उस 10 रुपए को उस फंड में वापस करने आएगा ना, तो उस 10 रुपए के साथ साथ उसको कुछ और पैसे ब्याज के रूप में भी देना पड़ेगा। तो अभी तक उस फंड में 10 रुपए था, अब हमने उसको किसी को कर्जा दे दिया, अब वो आया और मान लो उसको 5 रुपए और ब्याज देना पड़ेगा, तो उस फंड में 15 रुपए जमा हो गया ना। तो इस प्रकार से उस फंड को भी फायदा हुआ, समूह को भी फायदा हुआ और वो लेने वाले व्यक्ति को भी फायदा हुआ, क्योंकि इमरजेंसी में जब उसको जरूरत थी तब उसको पैसा मिल गया। आया क्या समझ में? नेक्स्ट बोल रहा है खाते का पूरा लेखा जोखा रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो खाता है मतलब कितना पैसा आपके फंड में जमा हो रहा है मंथली, कितना पैसा निकल रहा है, आपने किसको कितना कर्जा दिया, कितना ब्याज लिया, ये सारा बकायदा लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। समय समय पर बैठक हो जिसका विवरण रजिस्टर में दर्ज हो। बिल्कुल, जो समूह आपका बन रहा है उसमें सदस्यों का समय समय पर बैठक होना जरूरी होता है और यह बैठक कब हो रहा है और किस टॉपिक पर बात हो रही है ये बकायदा रजिस्टर में तो दर्ज होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। 9वां है समूह में लोकतांत्रिक तरीके से काम हो। लोकतांत्रिक तरीके से काम हो इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि उस समूह में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए और हर सदस्य की बात को आपको सुननी है। ये नहीं उस समूह का किसी एक को हेड बना दिया, बस वही बोले पड़ा है, बाकी लोग को बोलने ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे में फिर वो समूह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी होनी चाहिए, सभी सदस्यों को बराबर बोलने का मौका देना है और आपको सुनना पड़ेगा।
ठीक, आगे है समूह के नेताओं का चयन सदस्य अपने बीच से ही करेंगे। अब समूह में मान लो कोई भी समूह है, उसमें से किसी एक को हेड तो चुनना पड़ता है। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, हमारे क्लास में भी किसी न किसी को हम कैप्टन चुनते थे ना। कैप्टन क्यों चुना जाता था? ताकि हल्ला गुल्ला हो रहा है तो वो शांत करवा सके। दूसरा, क्लास का कोई बात है उसको ले जाकर के टीचर तक वो रख सके। सबके सब जाएंगे तो टीचर बौखला नहीं जाएगा, इसलिए हमारी बात को हम उस कैप्टन के पास रखते थे और उस कैप्टन जो है टीचर के पास जाके रखता था। सेम इसी वजह से समूह में भी एक नेता का चयन किया जाता है। अब वो नेता कौन चूज होगा, ये समूह के सदस्य आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं। चीजें क्लियर है? अब देखो, प्रत्येक 2 वर्ष में अध्यक्ष का बदलाव आवश्यक है। अब मान लीजिए समूह का किसी को आपने नेता बना दिया, किसी को अध्यक्ष बना दिया। अब ये नहीं है कि जब तक वो समूह रहेगा तब तक वही अध्यक्ष रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष जो है 2 साल के लिए रहेगा, 2 साल बाद हर किसी को मौका मिलना चाहिए। एक समूह में मान लो 10 सदस्य हैं, 10 को बारी बारी से अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर 2 वर्ष में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वर्ष में ही 2 वर्ष तक आपको इसको रखना पड़ेगा। आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष में आपको चेंज करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। पंचसूत्र का पालन होना चाहिए। अब ये पंचसूत्र क्या है, ये मैं नीचे में मेंशन की हूं, आपको बताऊंगी। पंचसूत्र मतलब वही है कि सप्ताह में आपका बैठक होना चाहिए, सप्ताह में आपके बचत पर चर्चा होना चाहिए, जितना भी उधार दिए हैं वो सप्ताह में आपके पास वापस आना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए, ये सारी बातें। ठीक है, ये पंचसूत्र है, नीचे में अपन चर्चा कर रहे हैं, उसको आप लिख लेंगे। आगे बात करेंगे, समूह का बैठक खाता अनिवार्य है। मतलब कब बैठक हो रही, वही वाला बात, कब बैठक हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा चीज लिखा जुखा होना चाहिए। नेक्स्ट है, समूह का चक्रीय परिवर्तन उसका ऋण देने के लिए लगातार उपयोग में आना चाहिए। अब ये पॉइंट आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ आएगा कि आखिर ये चक्रीय परिवर्तन का क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे हैं चक्रीय परिवर्तन के माध्यम से। तो समझना, जैसे कि मान लो आपका ये समूह है और इस समूह में आपका क्या है, बहुत सारा पैसा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बहुत सारा पैसा है। अब इस समूह में मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब समूह से ये जो मुंडी वाला व्यक्ति दिख रहा है ना, ये मान लो कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है। अब इसमें से ये पहला वाला जो व्यक्ति है, मान लो इस फंड से उसने पैसा लिया, मान लो उसने उस फंड से 10 रुपए का पैसा लिया। अब उसको उस 10 रुपए को वापस भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब जब वापस करने की बारी आएगी तो ये 10 रुपए वापस नहीं करेगा, बल्कि 15 रुपए वापस करेगा, क्योंकि कुछ ब्याज तो उसको देना पड़ेगा ना। तो 15 रुपए वापस करेगा, तो अब यहाँ पर कितना रुपए आ गया, 15 रुपए आ गया। अब फिर से जो दूसरा व्यक्ति रहेगा, इसको भी पैसा चाहिए, ये भी मान लो यहाँ से 10 रुपए लिया और वापस ये फिर से 15 रुपए कर रहा है। यही चक्रीय क्रम कहलाता है। मतलब किसी को आप कर्जा दो, ब्याज के साथ उससे पैसा वसूलो। टाइम पर ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए, जो फिक्स टाइम हो उस टाइम पर उसका पैसा मिलना चाहिए, तो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, काम कैसे होगा। आया समझ में? इसे ही आपका क्या कहा जाता है, चक्रीय क्रम कहा जाता है। और ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि मान लो ये पहले व्यक्ति ने एक बार कर्जा ले लिया, अब दूसरे महीने में फिर से इसी व्यक्ति को कर्जा चाहिए, तो बाकी लोग मुंह देखते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। बारी बारी से सभी सदस्यों को पैसा मिलेगा, जिसको जब जब जरूरत होगी। यही आपका क्या कहलाता है, चक्रीय क्रम कहलाता है। ऋण देने के लिए जरूरी है, जो कि ठीक अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट है, समूह का उद्देश्य एक दूसरे का मदद करना होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए, ना कि केवल बैंक से ऋण लेना होना चाहिए। बैंक आपको ऋण देगी कब, जब 6 महीने तक सही तरीके से आपका जो समूह है काम करेगा, तब उसके बाद फिर बैंक आपको ऋण देगी, ताकि आप अपने समूह का जो लेवल है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर यही चीज क्लियर किया गया है कि समूह का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको ऋण लेना है बैंक से, अपने पोजीशन को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना, नहीं, एक दूसरे की हेल्प करनी है। जिसको जरूरत है पहले उसको पैसा देना है, उस पैसा को बराबर वापस ला करके देना है, ताकि दूसरा कोई उसको यूज कर सके। तो यह जो भावना है वो समूह के सदस्यों में होनी चाहिए। ये चीज भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक द्वारा ऋण लेने के समय इन सभी बिंदुओं को देखा जाता है। बैंक आपको ऋण देगा, कैसे देगा, तो कुछ पॉइंट्स आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि पहला, समूह का उद्देश्य मदद करना व आत्मनिर्भर बनना, पहला पॉइंट तो यही क्लियर रख लो। दूसरा है, आवेदन फॉर्म पर रेटिंग टेबल होती है, उसमें एक निश्चित नंबर प्राप्त करने पर ही ऋण के लिए आप प्राप्त हो सकते हैं। बैंक आपको ऋण कब देगा, मैंने अभी बताया, बैंक आपको ऋण तब देगा जब 6 महीने तक आप सही तरीके से काम करेंगे, बैंक को दिखेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और ज्यादा डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगी कि बैंक कौन कौन से कंडीशन में आपको ऋण देता है। मान लो आपका स्व सहायता समूह है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो वहां पर जो टेबल रहेगा उसमें रेटिंग के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वहां पर रेटिंग रहता है, हाँ ये बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। बच्चे के मार्कशीट देखे हो ना, जिसमें गुड रहता है, वेरी गुड रहता है, बेड रहता है, वेरी बेड रहता है, एक्सीलेंट रहता है, वैसे ही रेटिंग जो है आपके फॉर्म पे भी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको कर्जा मिलता है। ठीक है, सभी सदस्य एक के ही हित व पृष्ठभूमि के होने चाहिए। अब देखो, स्व सहायता समूह में मान लो 10 सदस्य हैं, 10 के जो 10 सदस्य है ना वो एक ही बैकग्राउंड से होना चाहिए।
कहने का मतलब है एक ही लेवल के होना चाहिए। ये नहीं कि कोई करोड़पति अंबानी है तो कोई दूध बेचने वाला व्यक्ति है, ऐसे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे में ज्यादा दिन तक वो चल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, दोस्ती जब आप करो तो अपने लेवल के लोग से ही करो। या तो अपने से ज्यादा अमीर से आप करोगे, ज्यादा दिन दोस्ती टिकेगा नहीं, या तो आप लात मार दोगे या वो लात मार के निकल जाएगा। इसलिए अपने लेवल में ही दोस्ती करनी चाहिए। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि स्व सहायता समूह में अगर आप सदस्य बन रहे हैं साथ में काम करने के लिए, आप एक लेवल के होना चाहिए, ताकि कोई अपना रहीसी ना झाड़े आपके पास। भाई मैंने तो आज आईफोन लिया है, तेरे पास नोकिया है अभी तक यार, फील हो जाता है एकदम, समझ रहे हो, ईगो फील हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप सेम टाइप के रहेंगे तो आपस में बढ़िया बातचीत भी करेंगे, यार ऐसे करेंगे तो समय अच्छा चलेगा, मतलब आपका ज्यादा देर तक जमेगा। तो वही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इसमें जो सदस्य है ना वो एक ही पृष्ठभूमि के होने चाहिए, आर्थिक स्थिति सेम होनी चाहिए, कहने का ये मतलब है। चीजें हमारी क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारा क्या, कि स्व सहायता समूह की संरचना कैसे की जाती है। हमने बहुत सारी चीजों पर बात कर लिया। स्व सहायता समूह कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, क्यों बनाना है, उद्देश्य क्या, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये जो स्व सहायता समूह है इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए इसमें जो सदस्य की संख्या है वो 10 से 20 होनी चाहिए। हम पहले सहायता समूह की बात कर रहे हैं। स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य की संख्या होनी चाहिए। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन आवश्यक है। मैं पहले ही बता चुकी हूं, ये जो स्व सहायता समूह बनता है बच्चे, वो दो प्रकार का होता है। एक जो समूह है उसमें सदस्य की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। अगर उस समूह में सदस्य की संख्या 10 से 20 है तो उनको फिर किसी भी प्रकार का पंचायती नहीं करना है। उस समूह के लिए जो भी नियम वियम बनाना है वो सदस्य आपस में मिलकर ही बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए दूसरा टाइप का जो स्व सहायता समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है, हाँ तब यहां पर फिर आपकी मर्जी काम नहीं करेगी। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से अधिक सदस्य होने पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना पड़ेगा आपको कि मैं उस समूह में जाकर के सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं जिसकी संख्या ऑलरेडी 20 से ज्यादा है। आया समझ में? तो इसके लिए फिर नियम धर्म कौन बनाएगा, आपका यही सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ही आपके लिए नियम बनाएगा। आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने वो यही बताएगा। आगे बात करते हैं, बिना पंजीयन के कैसे समूह में 20 से अधिक सदस्य हैं कोई भी बैंक ऋण नहीं देता है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मैडम मान लीजिए हम ऐसे समूह में हैं जहां पर सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है और मान लो हमने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण में जाकर के पंजीयन नहीं करवाया, तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में बच्चे फिर आपको कोई भी बैंक ऋण नहीं देगा। कोई भी समूह तभी काम करेगा ना जब आपको पैसा मिलेगा। पैसा कहां से मिलेगा, जब बैंक आपको ऋण देगा। और बैंक आपको ऋण कब देगा, जब उसके रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन आपने उसका रूल्स नहीं माना, आपने जाकर के पंजीयन नहीं करवाया, तो बैंक भी आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देगी। इसी वजह से अगर आप 20 सदस्य से ज्यादा समूह वाले सदस्यों की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी अधिनियम में जाकर के क्या करना पड़ेगा, अपना पंजीयन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं मिलेगा और आपकी वजह से आपके समूह को भी नहीं मिलेगा। आया समझ में? चलिए बिना पंजीयन का क्लियर। विशेष परिस्थिति में समूह की सदस्य संख्या 2 से 5 हो सकती है। अब देखो मैंने अभी आपसे एक बात बताया कि स्व सहायता समूह दो प्रकार का होता है। एक वह स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है, एक वह स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर ये जो समूह है उसमें सदस्यों की संख्या 5 भी हो सकती है, 2 से 5 भी हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? ऐसे इसलिए हो सकता है बच्चे, डिपेंड करता है आपका काम कैसा है। मान लीजिए लघु सिंचाई के लिए छोटे छोटे समूह को भी ऋण की स्वीकृति होती है। जैसे आपको काम छोटा मोटा दे दिया, जैसे सिंचाई व्यवस्था ही करनी है, आपको लघु सिंचाई करना है तो इसके लिए 10-20 लोग की जरूरत नहीं, इसके लिए 2-4 लोगों में काम बन जाएगा। तो एक ग्रुप ही बना दिया आपका कि 2-4 लोग यहाँ पर मिल करके ये पेड़ पौधे की देखभाल करोगे, उसका सिंचाई करोगे, लघु सिंचाई परियोजना चलाओगे आप लोग, उसके लिए ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो वो फिर आपका एक ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप बन गया, आप सही तरीके से काम करें तो फिर आपको ऋण भी मिल जाएगा। कहने का मतलब समझ आया क्या? कहने का मतलब ये है कि विशेष परिस्थिति में काम के अकॉर्डिंग सदस्यों की संख्या 2 से 5 तक भी हो सकती है। इसके अलावा मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर दुर्गम क्षेत्र है तो यहां पर स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 5 से 20 हो सकती है। ये एग्जाम में बन जाएगा आपका। तो आपको याद रखना है कि विकलांग व्यक्तियों का मान लो समूह बन रहा है। अब सारे के सारे विकलांग है, अब 10 विकलांग कहां से खोज करके लाओगे? इसी वजह से बोल रहा है कि मान लो विकलांगों का स्व सहायता समूह बन रहा है तो उसमें जो सदस्य की संख्या है वो कम से कम 5 रहेगी तब भी चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 रहेगा तब भी चल जाएगा। और
दुर्गम क्षेत्र यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है। दुर्गम क्षेत्र का मतलब होता है, मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, जैसे कि हमारा पूर्वोत्तर साइड का राज्य मेघालय असम वाला राज्य हो गया, ठीक है, या फिर मरुस्थलीय इलाका है जहां पर खुद की ज्यादा पैदावार नहीं होती है, कोई ज्यादा काम धाम नहीं रहता है, तो ऐसे क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, सदस्यों की जो संख्या वो 5 से 20 तक हो सकती है, मतलब कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 20। चीजें यहां तक क्लियर हमारी। चलिए, छठवां है आपका, सदस्य समान आर्थिक स्थिति, विचारधारा व समान आर्थिक गतिविधि करने वाला होना चाहिए। वही बात है कि जो भी सदस्य बन रहा है उनका लेवल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक अमीर है एक गरीब है, ऐसे में काम नहीं चल सकता। समूह के सदस्य एक ही गांव या मोहल्ले के होने चाहिए, दूर दराज के नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी मीटिंग करना हो सबके सब वहां पर आ सके, बहानाबाजी ना करे कोई। ठीक, समूह के सदस्य का समझ आ गया। गठन के पश्चात समूह की राय से सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। अब मान लो आपने एक बार में गठन कर लिया समूह, पहले शुरुआत में जब आपने समूह बनाया तब आप सिर्फ 10 थे, अब कोई व्यक्ति है जो आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो पूरे समूह में 10 के 10 सदस्य हैं, उनकी राय के आधार पर ही आप उस व्यक्ति को अपने ग्रुप में ले सकते हैं। चीजें क्लियर है? आगे देखेंगे। 80% सदस्य बीपीएल श्रेणी से आवश्यक है। अब मान लीजिए आप स्व सहायता समूह बना रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा या कम से कम मैं बोलूं 80% जो सदस्य हैं वो आपके बीपीएल परिवार से होने ही चाहिए। 100% में से 80% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के होने चाहिए। 20% लोग अगर गरीबी रेखा के ऊपर के हैं तब भी एडजस्ट हो जाएगा, तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन 80% लोग, जैसे मान लो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य का 80% मतलब 8 लोग कम से कम गरीबी रेखा के होने चाहिए। 2 लोग मान लो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 से 30% बीपीएल से ऊपर के सदस्य भी हो सकते हैं विशेष परिस्थिति में, परंतु इन सदस्यों को शामिल करने के लिए समूह के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अब मैंने ऊपर में एक पॉइंट बताया था कि समूह में 80% लोग आपके गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए और बाकी जो 20% बच जाते हैं वो आपके गरीबी रेखा से ऊपर वाले भी चल जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि मान लीजिए गांव के बहुत सारे ग्रामीण हैं जो आपस में मिलकर के कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब उस बिजनेस में मान लो 1000 रुपए का बजट बैठ रहा है। अब आप लोग टोटल 10 सदस्य हो, लेकिन 10 सदस्य मिलकर के भी 1000 रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं। कितना भी कोशिश करें पर आप लोग 1000 रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कोई अमीर आदमी को भी अपने ग्रुप में जोड़ सकते हो कि भाई तू आ जा, ताकि हमारे पैसे की व्यवस्था हो सके और हम क्या कर सके, अपना ये समूह को चालू कर सके। तो ऐसे कंडीशन में ही 80% लोग गरीबी रेखा, मतलब 10 में से 8 लोग तो आपके कम से कम गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए। 2 लोग को पैसा मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। चीजें क्लियर है? तो यही बताया गया कि विशेष परिस्थिति में ही आपके 20 से 30% लोग गरीबी रेखा से ऊपर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके समूह के सभी सदस्यों के बराबर सहमति जरूरी है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 50% स्व सहायता समूह केवल महिलाओं का होना चाहिए। आया क्या समझ में? मान लीजिए ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में स्व सहायता समूह बन रहा है, तो उसमें 50% तो महिला होनी चाहिए। एक होता है महिला महिला का समूह, तो उसमें तो पूरे ही महिला रहेंगे। एक होता है पुरुष पुरुष का समूह, तो उसमें तो पुरुष ही पुरुष रहेंगे। लेकिन एक होता है मिश्रित समूह, जिसमें महिला भी होती है पुरुष भी होती है, लेकिन 50% पूरी इसमें महिला होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो एक ब्लॉक में टोटल 50% आपके क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। अब ऊपर में मैंने पंचसूत्र का बात किया था, आखिर ये पंचसूत्र क्या होता है? तो देखो, पंचसूत्र मतलब उस समूह के 5 नियम होते हैं, उस 5 नियम को आपको मानना है अगर आप उस समूह की सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो कौन कौन सा पंचसूत्र होता है? तो सबसे पहले नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, नियमित रूप से बिल्कुल आपका साप्ताहिक बैठक होना चाहिए। दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, मतलब आपका क्या होगा? नियमित साप्ताहिक बैठक होगा। बैठक होगा मतलब आपको सबको शामिल होना है, सप्ताह में एक बार बैठक होगा। दूसरा बोल रहे हैं नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, सप्ताह में जितना भी आपका कमाई हो रहा है उस कमाई का कुछ % तो आपको बचाना पड़ेगा। तीसरा बोल रहे हैं नियमित आंतरिक लेन देन, उसमें से जो फंड में आप पैसा जमा कर रहे हैं उसमें रेगुलरली लेन देन चलना चाहिए। किसी न किसी को कर्जा आपको देना है, तभी तो ब्याज मिलेगा, तभी तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा नियमित उधार वापसी होना चाहिए। अब जिसने पैसा लिया है, पता चला 1 महीना का बोल करके लिया है, 1 साल गायब है, तो ऐसे में तो डूब जाएगा ना स्व सहायता समूह। ये नहीं होना चाहिए, नियमित रूप से फिक्स टाइम पर पैसा वापस होना चाहिए। आपको उम्मीद है ये कर देगा तभी तो उसको पैसा दो। ठीक है, नेक्स्ट है सही पुस्तक संधारण। इसका मतलब होता है सही हिसाब किताब, कौन कितना पैसा ले रहा है, कौन कितना पैसा दे चुका है, कब बैठक हुआ है, कौन बैठक में आया था, कौन बैठक में नहीं आया था, ये सारी चीजों का एकदम बराबर क्या होना चाहिए? हिसाब किताब होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो आपका पंचसूत्र में शामिल है ना, ये पूछ देगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो पंचसूत्र क्या क्या होता है? सप्ताह में नियमित बैठक होना चाहिए, सप्ताह में नियमित बचत होना चाहिए, आंतरिक आपका लेन देन होना चाहिए, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर होना चाहिए और नियमित रूप से
उधारी वापसी होनी चाहिए। ये 5 सूत्र है और सभी समूह को, जितने भी स्व सहायता समूह बनेंगे उनको इन 5 सूत्रों को फॉलो करना पड़ता है। वे 5 सूत्र फॉलो करेंगे तभी जाकर के बैंक से इनको ऋण मिलेगा। चीजें क्लियर है? नोट करके कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। इन 5 सूत्र का पालन करने से कोई भी समूह चक्रीय निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। मान लो 6 महीने तक आपने वो 5 सूत्र का पालन कर लिया, मतलब आपको फिर पैसा आराम से मिल जाएगा। अब देखो, उन 5 सूत्र के अलावा कुछ 6 सूत्र भी हैं। एग्जाम में वो 5 सूत्र से प्रश्न बना हुआ था 2012 में भी, 2017 में भी। इस बार संभावना है कि 6 सूत्र से भी बन सकता है। तो क्या क्या 6 सूत्र होते हैं तो समझो। जो आपका स्व सहायता समूह है, स्वच्छ समूह होना चाहिए। स्वच्छ समूह होना चाहिए मतलब जब समूह की बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो उस टाइम पर आप साफ सुथरा वहां जाए। ये नहीं कि कहीं कीचड़ में लौटते पड़ते गिरते वहां जा रहे, ऐसा नहीं। बिल्कुल स्वच्छ समूह होना चाहिए। दूसरा, सुशिक्षित समूह होना चाहिए। कम से कम 5वीं 6वीं तो पढ़े हो, साइन करना तो कम से कम जानते रहो, ठीक है। तीसरा है नशा मुक्त होना चाहिए। अब ये पता चला कि मीटिंग है और कोई फुल लोड होकर के वहां पहुंच रहा है, अब वहां पर मीटिंग की बात चल रही है और वो अपना रोना गाना चालू कर दिया, मेरी बीबी ने ऐसा किया, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, नशा मुक्त होना चाहिए। दारू वारू पी करके मीटिंग में जाकर के नहीं बैठ जाना है, खुद का भी दिमाग खराब, बाकी लोगों का भी दिमाग खराब, ठीक है। चौथा है स्वस्थ समूह होना चाहिए। स्वस्थ समूह होना चाहिए मतलब सभी लोग कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए, हट्टे कट्टे होने चाहिए। ये नहीं बीमार है कोई और पहुंच गया, कोरोना है किसी को, खांच खांच कर छिक छिक कर बाकी लोगों को भी कोरोना कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। सुपोषित समूह होना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए, सब अच्छा खाना पीना आहार वाले होने चाहिए। समूह व ग्राम सभा में सहभागिता होनी चाहिए। मतलब समूह में मान लो किसी भी टॉपिक पर बात चल रहा है, कोई भी टॉपिक को लेकर के मीटिंग चल रहा है, तो बिल्कुल हर एक जो सदस्य रहेंगे उसको बिल्कुल उसमें क्या करना है? सहभागिता करना है, उस पर अपनी बात रखनी है, उनकी बात को सुनना है, आप क्या सोच रहे हैं इन सभी चीजों को उसमें रखना है। इसके अलावा ग्राम में भी, ग्राम सभा में भी सहभागिता करना है, बिल्कुल मतलब एक्टिव रहना है, आपको एक शिथिल जैसे नहीं रहना है। चीजें क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका 6 सूत्र था और आज का हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। आया क्या समझ में? तो आजीविका के स्व सहायता समूह के अंतर्गत टोटल 12 टॉपिक अपने को पढ़ना है, जिसमें से 6 टॉपिक हमने कर लिया। अब 7 से लेकर के 12 जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करेंगे, जिसके बाद फिर आजीविका का एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? तो अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब जरूर से करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जाता है। तो जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।